नमस्कार दोस्तों, आज हम द्रव्य की अवस्थाएं का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पढ़ेंगे। उसके बाद हम गतिज ऊर्जा एवं अणुगति के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम गैसों का अणुगतिक सिद्धांत पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। ये नियम क्या कहता है, पहले ये जान लेते हैं। यह नियम कहता है कि अन्योन्य क्रिया से विहीन गैसें, जिन्हें हम नॉन रिएक्टिव गैसेस कहते हैं, के मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब यानी कि पार्शियल प्रेशर के योग के बराबर होगा। इसका क्या मतलब है, आप देख सकते हैं एक चित्र अपने स्क्रीन पर। तीन गैसें हैं, गैस ए, गैस बी और गैस सी। उन गैसों का जो पार्शियल प्रेशर है वो पीए, पीबी और पीसी है। ये तीनों गैसें ऐसी हैं कि अगर मैं इनको एक साथ डाल दूं तो ये आपस में कोई रिएक्शन नहीं करेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों गैसों को एक साथ डाल दिया। अब डाल्टन का नियम ये कहता है कि अगर हमने इन तीनों गैसों को, जो कि नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, उनको एक साथ डाल दिया तो जो टोटल प्रेशर होगा, जो कुल दाब होगा, वो उन गैसों के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा। आप देख सकते हैं P कुल बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 और जितने भी गैसेस होंगे। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम स्थिर टेम्परेचर यानी कि स्थिर ताप और स्थिर आयतन पर ही काम करता है। फिर एक और चीज होती है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछ ली जाती है, शुष्क गैस का दाब। तो वो होता है P कुल यानी कि जो कुल दाब आपका आया माइनस जलीय तनाव। तो जलीय तनाव को अगर आप कुल प्रेशर से माइनस कर दो तो आपको शुष्क गैस का दाब मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोल अंश के रूप में आंशिक दाब। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि PV = nRT करके एक आदर्श गैस समीकरण होता था। हमने क्या किया, P को एक तरफ रखा और बाकी चीजें एक तरफ ले आए। तो उससे हमारी ये तीन इक्वेशन बनी, P1, P2 और P3 के लिए। तीन अलग अलग प्रेशर के लिए हमने समीकरण बनाया है। P अलग है और N अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर V और T की मात्रा सेम है तीनों समीकरण में। अब हमने क्या किया, तीनों को ऐड कर दिया जिससे हमारा P कुल निकल गया। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से P कुल हमने निकाला P1 प्लस P2 प्लस P3 के मदद से। अब हमने क्या किया, P1, P2 और P3 की जगह पर हमने ऊपर वाली वैल्यूज रख दी। तो जब हमने वैल्यूज रखी तो हमारे पास आखिरी में आ गया N1 प्लस N2 प्लस N3, ये ब्रैकेट में है, और RT अपॉन V। अब हम क्या करेंगे, P1 अपॉन P टोटल कर देंगे। तो P1 को जब हमने P टोटल से डिवाइड किया तो वो कुछ ऐसा आ गया, और आखिरी में हमारे पास इसकी मदद से आता है X1 जो कि मोल अंश है। मोल अंश के बारे में आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो ये वहीं से आया है। ये मोल अंश है, P1 अपॉन P टोटल बराबर 1 का मोल अंश, जो भी गैस 1 होगी उसका मोल अंश। अब हम जब इसे रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा P1 = X1 इंटू P कुल। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास कुल दाब की वैल्यू दी हुई है और आपको किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर यानी कि आंशिक दाब निकालना है, तो आप क्या करेंगे, कुल दाब को उस गैस के मोल अंश से गुणा कर देंगे। अगर मैं इस बात को जनरली बोलूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, Pi = Xi इंटू P कुल। तो यहाँ पर I की जगह पर आप वो नंबर डाल सकते हैं, वो कुछ भी नंबर हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गतिज ऊर्जा एवं अणुगति की। गैसों के अणु निरंतर गति करते रहते हैं। गति मतलब मोशन करते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। गति करते समय अणु आपस में और पात्र की दीवार से टकराते हैं। इससे उनकी गति और ऊर्जा परिवर्तित होती रहती है। तो जो उस गति की एवरेज वैल्यू होती है, U एवरेज, वो सारे अणुओं की जो गति है उसको हम पहले ऊपर सम करते हैं और उसको N से डिवाइड कर देते हैं। N जो है वो अणुओं की संख्या है। ये जो UAV है इसे हम हिंदी में औसत गति कहते हैं। अब हम एक ग्राफ देखने वाले हैं। इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए।
ये हमने दो टेम्परेचर T1 और T2 पर ग्राफ दिया हुआ है। अब हम इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। जो y एक्सिस है उसमें अणुओं की संख्या मतलब n की वैल्यू दी हुई है और जो हमारी x एक्सिस है उसमें हमें गति दी हुई है। जो T1 है, जो T1 तापमान है वो T2 से कम है, ये हमें दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो T1 है उस पे जो ग्राफ है वो थोड़ा तिकोना सा बना है और जो T2 है उसमें जो ग्राफ है वो थोड़ा चौड़ा सा बना है। ग्राफ में तीन वैल्यूज दी गई हैं और वो ग्राफ के पीक पर दी गई हैं। पहली जो वैल्यू है वो है औसत गति, दूसरी जो वैल्यू है वो है अति संभाव्य गति और तीसरी जो वैल्यू है वो है वर्ग माध्य मूल वेग। औसत गति तो हमने अभी देख ली, लेकिन ये जो दो गतियां हैं ये हम अभी देखने वाले हैं। यहां पर देखने वाली एक चीज है कि T1 चूंकि T2 से छोटा है उसमें जो ग्राफ है वो थोड़ा तिकोना बन रहा है, लेकिन T2 पर जो ग्राफ है वो थोड़ा चौड़ा बन रहा है। तो इस बात को आप नोट करिएगा, हम इसके बारे में आगे थोड़ी सी बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं अति संभाव्य गति की। ग्राफ का शीर्ष बिंदु वह गति प्रदर्शित करता है जो अधिकतर अणुओं की होती है। इस गति को अति संभाव्य गति यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। इसको UMP से दर्शाते हैं। तापमान बढ़ने पर UMP बढ़ती है, मतलब अति संभाव्य गति बढ़ती है। तो ये चीज आपने पहले भी देखी थी कि अगर आप कहीं पर टेम्परेचर बढ़ा देते हो, तापमान बढ़ा देते हो, तो जो अणु है वो तेज तेज गति करने लगते हैं। तापमान बढ़ने पर ग्राफ चौड़ा हो जाता है। ये चीज मैंने आपको बोला था कि नोट करने के लिए कि तापमान बढ़ने पर ग्राफ चौड़ा हो जाता है और यह दर्शाता है कि उच्च गति पर गतिमान अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है परीक्षा के उद्देश्य से, तो ये चीज आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसमें स्टार मार्क कर लीजिए। आगे बात करते हैं मध्य मूल वेग की। जो गतिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ mu²। औसत स्थानांतरण ऊर्जा हाफ m'(u') के लिए हमें सभी अणुओं की गतियों के वेग के औसत u'² की आवश्यकता होगी। तो वो u' जो होता है उसकी वैल्यू होती है u1² प्लस u2² प्लस प्लस ऐसे करते करते जितनी भी आपकी अणुओं की संख्या है तब तक आप ऐड करोगे, उसके बाद आप उसको जितनी भी अणुओं की संख्या है उससे डिवाइड कर दोगे। ये उसी तरह जैसे हमने वहां पर औसत वैल्यू निकाली थी, एवरेज वैल्यू निकाली थी, वैसे यहाँ पर हम u² की वैल्यू निकाल रहे हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर हर गति को हमने स्क्वायर कर दिया है। गतियों के वेग का औसत गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सीधा माप होता है। यदि हम गतियों के वेग के औसत मान का वर्गमूल लें तो हमें गति का जो मान प्राप्त होगा उसे वर्ग माध्य मूल वेग यानी कि URMS कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहते हैं। URMS जो होता है वो U' का अंडर रूट होता है। और एक और चीज, जो URMS होता है वो सबसे बड़ा होता है, फिर U एवरेज, फिर UMP। और इनके बीच का जो रेशो होता है वो होता है 1:1.128:1.224। आप इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको U एवरेज दे दिया जाएगा और आपसे UMP पूछेंगे, तो वहां पर आपको इसकी बहुत मदद मिलेगी। अब आगे बात करते हैं गैसों के अणुगतिक सिद्धांत की। वह सिद्धांत जो गैसों के व्यवहार का स्पष्टीकरण देता है गैसों का अणुगतिक सिद्धांत कहलाता है। अगर मैं नंबरों में कहूं तो 7 पॉइंट्स हैं। वो 7 पॉइंट्स आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और समझने हैं। तो पहला पॉइंट है, गैस अधिक संख्या में समरूप कणों से मिलकर बनी होती है। यह कण इतने छोटे तथा इतने दूर दूर होते हैं कि गैस अणुओं का कुल आयतन उनके मध्य के रिक्त स्थान की तुलना में नगण्य होता है। यह अभिगृहित गैसों की उच्च संपीड्यता को व्यक्त करता है। यह पहला पॉइंट था। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। सामान्य ताप और दाब पर गैस कणों के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता। इस अभिग्रहित का आधार यह है कि गैस प्रसारित होकर उनके लिए उपलब्ध स्थान को पूर्णतः घेर लेती है तथा सामान्य ताप एवं दाब पर द्रवीकृत नहीं होती है। यह दूसरा पॉइंट था, इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए।
तीसरा पॉइंट कहता है कि गैस के कण लगातार गतिक अवस्था में रहते हैं। यदि वे कण स्थिर अवस्था में होते तो गैस एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेती, परंतु ऐसा प्रेक्षित होता नहीं है। यह तीसरा पॉइंट था। अब हम चौथे पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं और चौथा पॉइंट कहता है कि गैस के कण प्रत्येक संभव दिशा में सीधी रेखा में गमन करते रहते हैं। अपनी गति के दौरान ये आपस में अथवा पात्र की दीवार से टकराते रहते हैं। गैस के द्वारा उत्पन्न दाब पात्र की दीवारों पर गैस के अणुओं द्वारा किए गए प्रहारों का परिणाम होता है। अगला पॉइंट कहता है गैस के अणुओं के मध्य संघटन पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। इसका तात्पर्य यह है कि संघटन के पूर्व एवं पश्चात अणुओं की ऊर्जा समान रहती है। संघटन में अणुओं के मध्य ऊर्जा का विनिमय हो सकता है, अर्थात विशिष्ट अणु की ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है, परंतु कुल ऊर्जा स्थिर बनी रहती है। यह अभिगृहित इस तथ्य पर आधारित है कि गैस का स्वतः शीतलन या ऊष्मन नहीं होता है। यदि गैस के अणुओं की गति रुक जाए तो वे एकत्र हो जाएंगे, जो वास्तविक प्रेषण के विपरीत या प्रतिकूल होगा। अगला जो पॉइंट है वह यह कहता है कि किसी भी समय गैस के विभिन्न कणों का वेग भिन्न भिन्न होता है, फलस्वरूप विभिन्न गतिज ऊर्जाएं होती हैं। यह तथ्य सही प्रतीत होता है क्योंकि जैसे ही अणु संघटन करते हैं वैसे ही उनके वेगों में परिवर्तन हो जाता है। यदि सभी अणुओं के प्रारंभिक वेग समान हो तो भी संघटन के उपरांत उनकी एक रूपता समाप्त हो जाती है, परिणामतः उनके वेग भिन्न भिन्न हो जाते हैं। यह वेग लगातार परिवर्तित होता रहता है। इसके बावजूद निश्चित ताप पर वेगों का वितरण समान बना रहता है। अगला और लास्ट पॉइंट कहता है कि यदि एक अणु में विभिन्न वेग होते हैं तो उसकी विभिन्न गतिज ऊर्जाएं होंगी। ऐसी परिस्थितियों में हम केवल औसत गतिज ऊर्जा की बात कर सकते हैं। अणुगतिक सिद्धांत में ऐसा माना गया है कि गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के समानुपाती होती है। परम ताप को अंग्रेजी में एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। ऐसा देखा गया है कि ताप बढ़ने पर गैस का प्रसार होता है एवं यदि आयतन स्थिर रखा जाए तो दाब बढ़ता है। गैस को गर्म किए जाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे ये पात्र की दीवार पर अधिक तेजी से प्रहार करते हैं, फलतः अधिक दाब उत्पन्न होता है। तो ये थे गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के कुछ पॉइंट्स जो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इनको घर जाके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़े से महत्वपूर्ण हैं। इनसे हम आगे कई बातें करने वाले हैं। तो अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी बातें समझ आई होंगी। आइए एक बार देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पढ़ा। उसके बाद हमने गतिज ऊर्जा एवं अणुक गति के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने पढ़ा गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। इसमें हमने 7 पॉइंट्स पढ़े। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीजें समझ आई होंगी और मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप इन चीजों को रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी से दोबारा से पढ़ लीजिएगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आदर्श व्यवहार से विचलन की। उसके बाद हम बात करेंगे गैसों के द्रवीकरण की और आखिरी में हम बात करेंगे द्रव अवस्था की। धन्यवाद दोस्तों।